Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my history class. This is the second part of history chapter 2 video. From trade to territory, the company establishes power. Today I shall try to explain the various topics in this video. I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. Yesterday I have finished my first video in this here. So let's start from East India Company began trade in Bengal. यहाँ से स्टार्ट होगा आज. Clear? The first English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी, ब्रिटिशों की जो पहली फैक्ट्री थी इंडिया में, वो रिवर हुगली के किनारे 1651 में इस्टेब्लिश की गई थी. डेट याद रखने की होती है, इसलिए ध्यान रखना. और लोकेशन भी कहाँ पर? रिवर हुगली पर. क्लियर? आगे. दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स. और ये रिवर हुगली के पास उस ज़माने में जो व्यापारी आते थे, व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था? कंपनीज ट्रेडर्स को फैक्टर्स. दिया है ना यहाँ पे, ये फैक्टर्स. उस टाइम पीरियड पे कंपनी के जो ट्रेडर्स होते उन्हें फैक्टर्स कहा जाता. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट was stored and it had offices where company officials sat. इनके अलावा फैक्ट्री में वेयर हाउसेज होते थे. वेयर हाउस जहाँ पर अपने एक्सपोर्टेशन वाले माल को स्टोर किया जाता है, जहाँ से अपने एक्सपोर्ट करने वाले माल को स्टोर कर सकें. और वहीं पर कंपनी के ऑफिसर्स भी बैठते थे, और कंपनी के ऑफिसेज भी उन्हीं इलाकों में थे, रिवर हुगली के आसपास. एज अ ट्रेड एक्सपेंडेड, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता गया, व्यापार इंक्रीज होता गया, व्यापारियों ने और कंपनी के अफसरों ने ये सोचा कि अब जब व्यापार एक्सपेंड हो रहा है तो हम क्यों ना अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको कंपनी के आसपास ही बसाना शुरू कर दें. व्यापारी लोग और मर्चेंट लोग जो हैं कंपनी के आसपास बसना शुरू हो गए थे. बाय द 1696 by the 1696 it began building a fort around the settlement. और 1696 में अपने सेटलमेंट के लिए, यानी अपने स्थायित्व के लिए, कंपनी के ऑफिसर्स ने यहाँ पर एक बिल्डिंग की किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी. आगे. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over their villages. 2 साल बाद कंपनी के ऑफिसर्स ने मुगल ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जमींदारी भी खरीद ली थी. आगे ये दिया है ना, 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल्स. कंपनी के ऑफिसर्स ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर जमींदारी खरीद ली थी ओवर 3 विलेज, 3 गाँव की. उनमें से एक था कालिकाता, जिसे बाद में कलकत्ता सिटी के नाम से जाना गया, या आज के समय में इसे कोलकाता के नाम से भी जानते हैं. उनमें से एक गांव ये था. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. इसके बाद कंपनी के ऑफिसर्स ने औरंगजेब को, जो मुगल डायनेस्टी का रूलर था, उसे इस बात के लिए भी एग्री कर लिया कि वो एक फरमान ग्रांट करे. दिया है ना ये फरमान ग्रांट करना, जिससे कि कंपनी को ये राइट मिल जाए कि वो ट्रेड जो है उनका ड्यूटी फ्री होगा. ये रहा फरमान, एक रॉयल ऑर्डर होता है जिससे कि कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि उनका जो व्यापार है वो यहाँ पर बिना किसी शुल्क के चलेगा.
आगे, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस, अभी आगे, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहती थी और वो पहले से मौजूद जो उनके फ़ायदे थे उन्हें भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेज करना चाहती थी। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब के फरमान के अकॉर्डिंग कंपनी को पहले ही ये अधिकार दे दिया गया था कि उनका जो व्यापार है भारत में वो बिना किसी शुल्क के यहाँ कंटिन्यू चलेगा। बट ऑफिशियल्स of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन इसके अलावा कंपनी के जो अधिकारी थे वे लोग अगर अपना प्राइवेट ट्रेड करते, अपना निजी व्यापार करते, तो उन्हें शुल्क चुकाना होता जिसके लिए वे एग्री नहीं थे। दिस दे रिफ्यूज टू पे, जिसके लिए वो कंपनी ऑफिसर्स प्राइवेट तौर पर अगर बिजनेस कर रहे थे अपना निजी भी, तो उसको वो शुल्क देना होता, बट उसके लिए वो ऑफिसर्स एग्री नहीं थे। कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, और जिसकी वजह से बंगाल को जो रेवेन्यू मिलता उसमें बहुत ज़्यादा कमी आनी शुरू हो गई। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और ऐसे में फिर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान के विरोध क्यों नहीं किया जाता। आगे, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड किस तरह से बैटल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। थ्रू द अर्ली सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। पूरे 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच टकराव जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब अपनी पावर्स को दिखाना लग गए थे। उस समय अदर रीजनल पावर्स जो थी वो भी ऐसा ही कर रही थी। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अली वर्दी खान और उनके बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सभी अपने आप में एक शक्तिशाली रूलर्स थे।